बच्चों, देखिए हमने पिछली क्लास में अपने पढ़ा था कूलम का नियम। तो जो कूलम का नियम था वो हमें बता रहा था कि जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो फोर्स होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हम पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो r है, तो ये एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे F इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हमें ये देखना था कि हमने ये देखा था कि जो K है, इस K की वैल्यू होती है 1/4πε, और इस एप्सिलन के बारे में बताया था। एप्सिलन को बोलना है अपने को परमिटिविटी, या इसको बोला था हमने विद्युतशीलता। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा था अगर K की वैल्यू 1/4πε हो जाए, इसको पढ़ना है एप्सिलन नॉट, तो ये एप्सिलन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब हो गया कि वैक्यूम में, निर्वात में, इसका मतलब ये बोल सकते हो कि निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। और जब भी हम निर्वात में रखेंगे दो चार्जेस को, तो उनके लिए इस वैल्यू को सॉल्व करने पे K इज़ इक्वल टू 1/4πε को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 × 10⁹, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट भी हमने देखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो इतना हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। दूसरा मैंने ये बताया था कि जब आप, जैसे ये फोर्स लगेगा Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो ये दोनों के दोनों जो फोर्स हैं, दोनों जो बल होंगे, ये केंद्रीय बल होंगे। मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है लाइन, उसी के अबाउट लगेंगे। तो इसलिए हमने बोला था कि ये जो फोर्स होगा ये कैसा बल होगा, ये होगा केंद्रीय बल। ठीक है, तो ये बेसिक ये हमने देख लिया था अपनी पिछली क्लास में। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें ये बताना है कि कूलम का जो नियम है उसकी मुख्य सीमाएं क्या हैं, या इसको बोलते हैं हम कि कूलम नियम जो हम पढ़ रहे हैं उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप किसको, कूलम के नियम को। तो देखो उसके लिए जो हमें तीन इसकी मुख्य सीमाएं याद रखनी है। पहली सीमा तो ये है कि केवल इनको बिंदु आवेशों के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। बिंदु आवेश का मतलब हो गया, इनको बोलना है पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है ये जो लॉ है। मतलब मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक रॉड रखी है और यहाँ पे एक दूसरी रॉड रखी है, दोनों पे चार्ज है, ये कुछ भी चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे आप ये वाला फोर्स का फॉर्मूला KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कूलम का नियम है वो केवल किस पे, बिंदु आवेशों के लिए ही वैलिड है, पॉइंट चार्ज पे ही काम करेगा। ठीक है, तो पहली सीमा तो ये हो गई। तो ये हमारी पहली सीमा हो गई। सेकंड क्या ध्यान रखना है अपने को कि जब भी आप कूलम का नियम लगाओगे तो ये तभी वैलिड होगा जब आपके पास दो चार्जेज जैसे Q1 और Q2 ये भी रेस्ट पे हो और ये भी रेस्ट पे हो, दोनों स्थिर होने चाहिए, तो तब आपका कूलम का नियम काम करेगा। इसमें यहाँ पे ये लिखा नहीं है, लेकिन आप नोट कर लेना कि जो Q1 चार्ज है, मान लो ये रेस्ट पे है, लेकिन जो दूसरा चार्ज है Q2 ये मोशन में है, मतलब ये गतिमान है, और जो पहला वाला है ये मान लो ये स्थिर है, तो भी यहाँ पे कूलम का जो नियम है वो वैलिड होगा। एक चार्ज अगर कैसे, एक आवेश आपका स्थिर है और जो दूसरा आवेश अगर आपका गतिमान है, तो भी जो कूलम का नियम है ये वैलिड है। ठीक है, एक का रेस्ट पे होना ज़रूरी है। तो ये आपका दूसरा इसकी प्रमुख सीमा हो गई। तीसरा इसको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कूलम का नियम अप्लाई करते हो तो Q1 और Q2 दो चार्ज जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 10⁻⁻15 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये वैल्यू
मतलब 10⁻⁻15 से कम का डिस्टेंस है, आर की वैल्यू अगर ये दे रखी है हमें, इससे भी कम, तो यहाँ पे ये मान्य नहीं होगा, यानी कि ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, आपके नाभिकीय बल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। वो हम अपना जो पार्ट 2 है फिजिक्स का, उसमें देखेंगे कि नाभिकीय बल क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ये ध्यान रखना है कि कूलम के नियम की क्या मुख्य सीमा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए जो कूलम का नियम है, और इसको हम क्या करेंगे, आपने देखो एक ये फॉर्मूला पढ़ चुके हो, K Q1 Q2/r²। तो ये वाला जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये आप आवेशों पे लगने वाले फोर्स को देख रहे हो। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, एक फोर्स हम ये पढ़ा करते थे, Gm1m2/r²। ये कौन सा फोर्स होता है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। तो एक है स्थिर वैद्युत बल, ये हो गया, और गुरुत्वाकर्षण बल ये हो गया। तो हमें देखना है इन दोनों, जो हमने ये फॉर्मूले पढ़े थे इसमें वो भी ध्यान रखना है। जी क्या होता था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब हर जगह जी की जो वैल्यू होती थी वो सेम होती थी। ठीक है, तो ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हो, क्लास 12th में हम ये पढ़ रहे हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों बलों में या इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्या समानताएं और क्या असमानताएं। तो अगर हम समानताओं की बात करें तो देखो, दोनों फोर्स का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, r² के। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के दोनों इस वाले लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों के दोनों जो फोर्स होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, इनकी प्रकृति होती है, ये संरक्षी बल होते हैं। इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ लिया होगा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं या संरक्षी बल क्या होते हैं। संरक्षी बल वो वाले बल हुआ करते थे जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, और तीसरी समानता ये कि दोनों के दोनों जो बल हैं वो केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल का मतलब अभी समझाया था Q1 और दूसरा Q2। तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, ऐसे फोर्स लगेगा सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करते हुए। इसी तरीके से जब आप ये M1 M2 गुरुत्वाकर्षण बल में दो मास लेते थे, तो ये दोनों मास जो होंगे इनके सेंटर के अबाउट ही फोर्स लगता था, इसलिए ये दोनों के दोनों कैसे बल हो गए, केंद्रीय बल। तो ये आपको समानताएं इसकी याद रखनी है आपको, दोनों फोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इन दोनों बलों में क्या असमानताएं हैं। तो देखो, असमानताओं में अगर हम पहली चीज़ देखें कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो दूसरा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो दोनों में आकर्षण का बल लग जाएगा। इसलिए जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों को शो कर सकता है। मतलब ये बल जो होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हो सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल का नेचर क्या होता है, ये सदैव अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव का मतलब ये आकर्षण का बल होता है। तो ये इनमें एक प्रमुख क्या हो गई, असमानता हो गई। तो गुरुत्वाकर्षण बल देखोगे तो आप ये आकर्षण का बल हो गया। ठीक है, प्रतिकर्षण हो ही नहीं सकता यहाँ पे। दूसरा जो स्थिर वैद्युत बल है उसमें उसका जो मान होता है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर कर रहे हैं। देखो, माध्यम पर निर्भर करने का मतलब हम ये फार्मूला पढ़ के F=KQ1Q2/r²। और देखो K जो है वो है 1/4πε। तो कभी हम इसको एप्सिलॉन लिख रहे हैं, कभी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किसी माध्यम की बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, निर्वात। मतलब अगर मैं निर्वात पे देखूं तो फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, और किसी और माध्यम में जैसे मान लो हमने कहीं ये पानी में रख दिया, वाटर में रख दिया, तो दोनों चार्जेस को, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये डिपेंड कर रहा है फोर्स पे। इसका मतलब फोर्स
माध्यम पे निर्भर करेगा। तो ये किस में करेगा? स्थिर विद्युत बलों में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। लेकिन जब आप गुरुत्वाकर्षण बल को देखोगे तो उसमें फोर्स की वैल्यू ये होगी G m1m2/r²। तो जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं या गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियतांक हो गया, ये सदैव कैसा होता है? ये सेम रहता है, ये हमेशा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और अभी आपको याद भी आ रहा होगा, ये इसकी वैल्यू होती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये जी की वैल्यू थी। तो ये हर जगह एक जैसी रहती है। तो ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि स्थिर विद्युत बल क्या करेगा? माध्यम पे निर्भर करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, कि जो स्थिर विद्युत बल होगा वो प्रबल होता है किससे? गुरुत्वाकर्षण बल से। मतलब स्थिर विद्युत बल जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है? एक वीक फोर्स होता है। उसका आइडिया अभी आपको, जो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं उससे पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों बोल रहे हैं, प्रबल फोर्स क्यों बोल रहे हैं और इसको क्षीण क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखियो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसमें बोला है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल है, उनका अनुपात हमें निकालना है यदि उनके बीच की जो दूरी है वो r मीटर अपने को गिवन है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। मैं दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख रहा हूँ, देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? r। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच का स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं तो फॉर्मूला ये बन के आता है K(Q1Q2)/r²। ठीक है, तो अभी हम इसको देख रहे हैं किस में? मान लो हम निर्वात वाली कंडीशन देख रहे हैं, निर्वात में हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बताओ Fe की जब वैल्यू रखोगे यहाँ पे K(Q1Q2)/r², तो K की वैल्यू रखनी होगी 9 इंटू 10⁻⁹। पहला जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो गया वो अपने को गिवन है कितना? ये तो पता भी होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू तो आर ही रखनी है, तो ये r²। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई हमारे पास। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो देखो इसका फार्मूला होता है Gm1m2/r²। तो जो G की वैल्यू होगी, G की वैल्यू होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन का, द्रव्यमान कितना होता है? ये 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई ये भी कितना हो गया? r²। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। एक काम करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करें तो देखो Fe/Fg हमें निकालना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो इसको इससे डिवाइड करना है, तो r² से r² चला गया, बाकी ये वैल्यू आ रही है आपकी 9 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि दो बार ही आ गया। इसी तरीके से 6.67 इंटू 10⁻11 और इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को अगर आप सॉल्व करोगे, वो आप सॉल्व करके देखना, तो Fe/Fg की जो वैल्यू आएगी वो लगभग ये आती है 10⁻42 के आसपास, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और 10⁻42 के आसपास अगर ये वैल्यू आ रही है तो देखो यहाँ से Fe इज़ इक्वल टू ये आ रहा है 10⁻42 टाइम्स Fg। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है? यह 10⁻42 गुना अधिक प्रबल। कौन सा फोर्स? ये Fe, जिसको हमने बोला था स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल जो होगा वो कितना प्रबल होता है? वो लगभग 10⁻42
गुना अधिक प्रबल होगा किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये आपको एक ये रिज़ल्ट भी है आपके लिए, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा इसी पे बेस्ड, जो हमने अभी क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या समानताएं क्या असमानताएं होती हैं, और उन दोनों का कंपैरिजन करके भी देख लिया कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा फोर्स कितना वीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसका हम अभी सिर्फ वो बेसिक देख रहे हैं, फिर इस पे क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आएंगे, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट अभी इस वाले नियम को एक बार समझ लेते हैं, सिद्धांत को समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो एक हमारे पास चार्ज है Q1, ये प्लस Q1 है, ये हमारे पास दूसरा चार्ज है प्लस Q2, और एक तीसरा चार्ज हमने ले लिया प्लस Q3। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या कीजिए कि ये नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स किस पे निकालना है आपको, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है Q1 पे। तो Q1 पे जब मैं बल निकालूंगा तो ये बताओ Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 भी लगाएगा और Q3 भी लगाएगा। तो उसके लिए पहले तो अपने को जो हमने नियम पढ़े थे उसके हिसाब से चल रहे हैं। देखो इसके सेंटर को इसके सेंटर से ज्वाइन किया, ये लाइन बना दी, फिर इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी बताओ हमें फोर्स निकालना किस पे है, Q1 पे। अगर फोर्स Q1 पे निकालना है तो हम देखेंगे कि जो Q2 चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है। तो Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो उसने फोर्स लगाया, ये सेंटर को ज्वाइन करते हुए लगना चाहिए। तो मैं बोलूँगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, और किसकी वजह से लगा, सेकंड चार्ज की वजह से, कि पहले आवेश पे फोर्स किसकी वजह से, दूसरे वाले आवेश की वजह से। फिर इसी तरीके से Q3 को देखो आप, Q3 भी कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक है, और ये भी पॉजिटिव है। तो Q3 Q1 पे कैसा फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करते हुए लगाएगा। तो ये हो गया F, किस पे लगा फोर्स, 1 पे, किसने लगाया, 3 ने। तो इधर वैल्यू आ गई F13 और ये वाली वैल्यू आ गई F12। अब देखो आपको पता है अगर हमारे पास दो फोर्स यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो हमारे पास दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक फोर्स तो है F12 और एक फोर्स है F13। तो क्लास 11th में हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं सदिश राशि, तो सदिश राशियों को अगर आपको आपस में जोड़ना है तो इनका क्या करना पड़ता है, सदिश योग करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर सम। और इन दोनों फोर्सेस का जो सदिश योग होगा वो बताओ ऐसे आएगा, इन दोनों जो फोर्स है इनके बीच में कहीं आ जाएगा हमारे पास नेट फोर्स। या जैसे हम ये पढ़ते थे कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा या इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको आर से डिनोट करते थे। और आर का फॉर्मूला ये पढ़ते थे, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी के बीच में अगर जो कोण है या एंगल है वो कितना है, थीटा है। इसी तरीके से हमें देखना है F12 और F13 के बीच में कितना एंगल है, मान लो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो जो नेट फोर्स लगेगा इस वाले चार्ज पे, Q1 चार्ज पे, क्या उसकी वैल्यू ये लिखोगे, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं कि जो ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं, वो ये बता रहा है कि देखो किसी एक आवेश पर अनेक आवेशों, अभी तो हमने दो ही आवेश लिए, इसके अलावा आप कितने भी आवेश ले लो, उन आवेशों के कारण जो लगने वाला कुल बल होगा, ये नेट फोर्स, कुल बल,
ये कुल बल उन सभी आवेशों द्वारा स्वतंत्र रूप से लगाए गए व्यक्तिगत बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो ये देखो, हमने इन दोनों फोर्सेस का क्या कर दिया, सदिश योग किया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि जो कुल बल लगेगा, जिसको हम बोल रहे हैं नेट फोर्स, कुल बल, वो आ जाएगा हमारे पास। मान लो एक फोर्स F1 लग रहा है, तो F1 वेक्टर, दूसरा F2 वेक्टर, तीसरा F3 वेक्टर, जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी चार्ज पे, और मान लो N हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, तो Fn। तो ये हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, उसके लिए ये हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दिया कि कुल बल की वैल्यू जितने भी फोर्स लगेंगे उन सब का क्या करना है, हमको वेक्टर सम कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि इससे हमारे पास बहुत, मतलब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो उनमें इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो हमने आज पढ़ा है अध्यारोपण का सिद्धांत, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आपको ये अच्छे से तैयार करके रखना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहाँ देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पिछले सालों के पेपर में आए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।